हेलो बच्चों, मैं हूँ रितिका शर्मा और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो बेटा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो दो चीजों पे डिपेंड है। क्या क्या है वो? एक है रेडिएशन और दूसरा है मैटर। रेडिएशन जैसे हीट वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव वेव्स, ये सारी किस फॉर्म में नजर आती है हमें? वेव्स। जितनी भी चीजें हैं वो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मैटर होंगी या फिर वो वेव्स होंगी। दूसरा क्या होता है हमारे पास? मैटर। मैटर फॉर्म में जो चीजें हमें एक सब्सटेंस के फॉर्म में नजर आती हैं वो सब क्या है? मैटर है, राइट। इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि रेडिएशन के पास वेव होती है और मैटर के पास क्या होता है? मास होता है। मास होता है तो नेचुरली मोमेंटम होगा, और दोनों में जो कॉमन चीज है, कॉमन चीज क्या है दोनों में? एनर्जी। एनर्जी रेडिएशन के पास, वेव्स के पास भी होगी, और एनर्जी जो है वो नेचुरली मास के पास भी होती है, मैटर के पास भी होती है। और इसी में हमने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा है कि मास एक जो है मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मतलब कहीं से लेना नहीं पड़ता उसे, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, छोटी से छोटी चीज, बड़ी चीज, हम सिर्फ अर्थ की बात करें या फिर यूनिवर्स की बात करें, हम आपस में लिविंग थिंग्स बात करें, या हम बात करते हैं ऐसी चीजों की जो नॉन लिविंग है, हम किसी की भी बात करें, सारे ऑब्जेक्ट्स, सारे जो मैटर है जिसके पास मास है, वो सारे एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। और वो फोर्स कैसे नेचर का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का। तो अट्रैक्टिव नेचर का ये जो फोर्स है, जिसकी वजह कौन है? मास, उसे हमने क्या नाम दिया था? ग्रेविटेशनल फोर्स। यही वो फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ जो है वो सन के अबाउट रोटेट करती रहती है, राइट। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे सन के अबाउट रोटेट करते हैं। सी, हमारा पूरा यूनिवर्स ही जो है, जितने प्लैनेट्स हैं या फिर अर्थ पे हम लोग रुके हुए हैं, वो सारी चीजें आपस में एक फोर्स से बनी हुई हैं, एंड वी नो द नेम ऑफ दैट फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसके पीछे जो प्रॉपर्टी काम करती है वो क्या है? मास, राइट। यानी जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ड्यू टू मास होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर इससे आगे बढ़े बेटा, तो एक और फोर्स हमारे पास आता है जो हम कहीं पर भी डेली लाइफ में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जब चलते हैं तो हमारे जमीन और हमारे पैरों के बीच में एक फोर्स काम करता है। फिर अगर हम चौक डस्टर या फिर यहाँ पर बात करें जिससे मैं कुछ भी लिखूं, अगर मैं कोई चीज रब कर रही हूँ किसी चीज के ऊपर, आप चौक लें और वो रब कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ग्रीन बोर्ड के ऊपर, तो होता क्या है कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्लिक हो जा रहे हैं किसके साथ? बोर्ड के साथ। अभी इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो किसके ऊपर चिपक गए? इस बोर्ड के ऊपर चिपक गए। क्या इन पार्टिकल्स के ऊपर अर्थ ने अपना फोर्स नहीं लगाया होगा? भाई, हम जब अगर जंप करें अपनी जगह पर तो क्या होता है? वापस नीचे आ जाता है ना। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें वापस नीचे खींच लेता है, यानी अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाती है नीचे की तरफ। इस बोर्ड के ऊपर, हर चीज के ऊपर फोर्स लगा रही है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, क्या इनके ऊपर फोर्स नहीं लगा रही होगी? नेचुरली लगा रही है, लेकिन फिर भी ये पार्टिकल्स अर्थ के पास ना जाके बोर्ड के साथ चिपक गए। इसका मतलब कि बोर्ड के पास अर्थ से ज्यादा लगने वाला फोर्स है, राइट। लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास की वजह से होता है। जिसका मास जितना ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वो उतना ही ज्यादा अप्लाई कर पाएगा। मतलब अर्थ मास ज्यादा अप्लाई कर पाएगी इन कंपैरिजन टू दिस बोर्ड। तो ऐसे में ये जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो अर्थ के पास चले जाने चाहिए थे, ना कि बोर्ड के पास, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब there is some another force which is greater or stronger than the gravitational force। तो बेटा, ये जो फोर्स था इसके बारे में आगे स्टडीज हुई और इस फोर्स को नाम दिया गया क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये फोर्स जो होता है, सी, ये फोर्स कब आया?
ये फोर्स तब आता है जब हम किसी चीज को रब करते हैं, किसी चीज के ऊपर कोई चीज दूसरी ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ देर तक टिकी रहती है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉडी चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? चार्ज। सी, ये नाम कहाँ से आया? चार्ज नाम जो है ये कहाँ से आया? जब भी अगर मान लो किसी की लड़ाई हो जाती है, युद्ध होते हैं, तो क्या कहा जाता है? दे आर इन चार्ज। ओके, तो बस वहीं से न्यूमरोलॉजी आई कि इसको क्या कहा गया? चार्ज। तो चार्ज बॉडी जो है वो क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। इसका मतलब अगर बॉडी चार्ज नहीं है तो फोर्स नहीं लगाएगी, राइट। तो हमने ये देखा कि ये जो चार्ज बॉडी है ये फोर्स लगाती है। ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। बेटा जब ये चार्ज के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया, साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट था, काइट एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि सी, ह्यूमन हमेशा क्यूरियस रहे हैं इस बारे में कि नेचर को जान सके। तो पहले हमें नहीं पता था कि क्लाउड्स में जब लाइटनिंग होती है वो किस वजह से होती है, राइट। अब हमें पता है कि क्लाउड्स में जो लाइटनिंग होती है वो चार्जेस की वजह से होती है। मान लीजिए कि चार्जेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वी ओनली नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज ड्यू टू मास। अब क्लाउड्स जो है वो आपस में टकरा रहे हैं, तो उनके टकराने से एक साइंटिस्ट कहते हैं कि वहां पर चार्ज बॉडीज डेवलप हो जाती हैं और जिनकी वजह से जो है ये लाइटनिंग वो हीट अप हो जाते हैं और लाइट डेवलप होती है। तो उन्होंने ये अपनी बात को प्रूव करने के लिए क्या किया कि क्लाउड्स तक इतनी लंबी एक काइट भेजी। उन्होंने कहा कि अगर वहां पे कोई चार्ज है तो होगा क्या कि उस काइट को काइट के थ्रू, थ्रेड के थ्रू वो चार्ज मेरी बॉडी तक आएगा एंड आई विल फील द शॉक। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो शॉक नहीं लगा, तो ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि अब क्या होगा। बट आफ्टर फ्यू डेज बारिश आई, बारिश की वजह से वो जो थ्रेड था, काइट का थ्रेड था, वो गीला हो गया और कुछ टाइम बाद जब उन्होंने बार बार ये एक्सपेरिमेंट किया और जिस दिन वो थ्रेड गीला हो गया, ही फेल्ट द शॉक एंड ही वाज सो हैप्पी। शायद पहला इंसान जिसको शॉक लगने से बहुत खुशी हुई होगी। एनीवेज, जब उन्होंने ये देखा कि ये देखिए थ्रेड से चार्ज जो है वो मुझे शॉक लगा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर चार्ज ऑलरेडी था और वो जो चार्ज था वो ट्रांसफर हो गया किसमें? काइट में, और काइट से थ्रेड के थ्रू मेरे हैंड्स तक आया। सी, इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो वहां से ट्रांसफर हो रही है और वो चीज क्या थी? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो तब बेटा बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, कह लीजिए कि हमें एक नए फोर्स के बारे में पता चला जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो किसकी वजह से आता है? चार्ज की वजह से आता है, ड्यू टू चार्ज। अब जब हमें ये पता चला कि ये चार्ज की वजह से आता है, तो हमने ये देखा कि मान लीजिए हमने दो ये जैसे मार्कर है, सी प्लास्टिक का बॉडी है इसकी, हमने इसको रब किया किसी चीज के साथ और छोटे छोटे कागज के टुकड़े रख दिए, उनके पास इस पेन को ले जाएं, तो होता क्या है कि उन कागज के टुकड़ों को ये अट्रैक्ट कर लेता है। घर में बहुत सिंपली आपने ये करके देखा होगा कि व्हेन यू आर कॉम्ब योर हेयर, आप कंघी करते जा रहे हैं, ऑयलिंग नहीं की हुई, कंघी करते जा रहे हैं, तो कुछ देर के बाद अगर आपके आसपास कागज के टुकड़े या रेत, मतलब लाइट वेट कोई भी पार्टिकल्स रखे हुए हैं और कॉम्ब आप वहां ले जाएं, तो होगा क्या कि वो जो कॉम्ब है वो उन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेगा, राइट। यही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कॉम्ब था वो चार्ज हो चुका है। क्यों? क्योंकि बार बार रबिंग की जा रही थी, तो वो जो कॉम्ब है वो चार्ज हो चुका है। तो ऐसे ही हमने बहुत सारी चीजें ली अलग अलग, और हमने ये देखा कि जब भी किसी चीज को हम ऐसे रब करते हैं तो उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है। सो बाय रबिंग we get charged body, अब क्वेश्चन ये था
कि मास की तरह ये जो चार्ज है क्या ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है या रबिंग करने से ऐसा क्या हो जाता है कि चार्ज वहां पर ये चार्ज डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, ये चार्ज आता कहां से है? तो बेटा हर मटेरियल, हर मैटर के पास, हर मास के पास चार्ज होता है, बट चार्ज नहीं होती वो बॉडी। जरूरी नहीं है कि चार्ज हो, बट चार्ज होता है, बिकॉज एवरी मैटर इन दिस वर्ल्ड और इन दिस यूनिवर्स वो चार्ज तो है, लेकिन चार्ज कैसा होता है? न्यूट्रल। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो बराबर होने की वजह से हमें कोई भी बॉडी शुरुआत में चार्ज नजर नहीं आती, बट जब हम उसको रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है? देखिए इस तरीके से कोई भी आप पीस ले लीजिए मैटर का, तो उसके पास क्या होता है? प्लस और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद रहते हैं। हमने लेकिन बराबर कैसे? जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड रहता है कहां पर? न्यूक्लियस में, मिड में कंसंट्रेटेड रहता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो उसके पास इस तरीके से घूमता रहता है जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं किसके अबाउट? सन के अबाउट। ठीक है, लेकिन एज एन होल अगर हम बात करें नेट चार्ज की, नेट चार्ज तो वो हमेशा ही कितना होता है? जीरो। तो नेट चार्ज होता है जीरो। फिर जब हम रब करते हैं, रब करने से क्या होगा? उसको एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी। आप गर्म कर दीजिए या रबिंग कर दीजिए, फाइनली हो क्या रहा है? उसको एनर्जी मिल रही है। तो एनर्जी बेटा वो एनर्जी इस फॉर्म में मिल सकती है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। जब उसको एनर्जी मिलेगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको एनर्जी मिलते ही ये क्योंकि बाउंड थे ये, वो निकल के फ्री हो जाते हैं, वो निकल के फ्री हो जाते हैं। अब कोई चीज जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, उसके पास से अगर नेगेटिव चला जाए तो उसके पास पीछे क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा, राइट? तो जिसके पास से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि दैट बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं दैट बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, जिसके पास से जाते हैं दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो मास जो था, जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी, वो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स देता था, वो एक ही काइंड का था। चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आया वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दो फोर्सेस दे रहा था। हमने एक्सपेरिमेंट्स में देखा, तो ये तभी पॉसिबल था जब दो टाइप के चार्जेस होते, और उन चार्जेस को क्या नाम दिया गया? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब ये टर्म कहां से आई? ये टर्म किसने बताया गया? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म इनका नाम दीजिए। सो ये मैथमेटिक्स से सीखा हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जब प्लस और माइनस, अगर +3 है और -3 है तो नेट हमारा रिजल्ट कितना आता है? 0। इसका मतलब ऐसी बॉडीज जिनके पास वो चीज है, अब चार्ज है तो सबके पास, बट वो चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है कि बराबर मात्रा में है, दो चीजें इक्वल है, तो इसलिए हमने उनको क्या नाम दे दिया? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो जब तक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर मात्रा में रहेंगे तो बॉडी का नेट चार्ज कितना होगा? 0। बट जैसे हम एनर्जी अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके बाहर निकल जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैम ऐसा भी तो हो सकता था कि पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों जाते हैं, राइट? तो बेटा ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हल्के होते हैं किसके कंपैरिजन में? पॉजिटिव चार्ज के। ओके, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज, इसमें होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन, दैट इज नेगेटिव चार्ज। सी तो प्रोटॉन जो है वो 1837 टाइम्स हैवी होता है, heavier than electron. Proton is 1837 times जो है heavier होता है, पहला रीजन। और दूसरा, न्यूक्लियस में वो इतने आपस में इतने स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होते हैं कि प्रोटॉन को बाहर निकालना बहुत ही टफ होता है। तो इसलिए थोड़ी सी भी एनर्जी से जो बाहर निकल जाते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो जहां जाएंगे उसको नेगेटिव चार्ज बना देंगे, और जहां से जाएंगे उसको क्या छोड़ देंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो हमने ये देखा कि हमारे पास टू काइंड ऑफ चार्जेस हैं, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। फिर हमें ये नहीं पता था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बिहेव कैसे करेंगे फोर्सेस लगाने के मामले में। सी हमने दो रॉड ली, वन इज प्लास्टिक रॉड एंड सेकेंड वन इज ग्लास रॉड। फर्स्ट वन इज प्लास्टिक रॉड एंड सेकेंड वन इज ग्लास रॉड। हमने किसी चीज से, किसी क्लॉथ से इसको रब किया, और रब करने के बाद इनके पास छोटे छोटे कोई भी पार्टिकल्स से कागज के टुकड़े ही हमने डाल दिए। तो हमने देखा कि ये प्लास्टिक रोड भी इनको अट्रैक्ट कर रही थी और ये ग्लास रोड भी इनको अट्रैक्ट कर रही थी। ऐसे ही हमने बहुत सारे 3-4 प्लास्टिक रोड ले ली और 3-4 ग्लास रोड ली, सबको ऐसे ही रब किया और इन कागज के टुकड़ों के पास रख दिया। तो सारी की सारी एक जैसा ही बिहेवियर दिखा रही थी। वो क्या बिहेवियर था कि इन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रही थी, राइट। फिर हमने क्या किया कि दो प्लास्टिक की रोड आपस में एक साथ रखी। जब हमने दो प्लास्टिक की रोड आपस में पास पास रखी तो इन दोनों ने एक दूसरे से दूर होने की तरफ फोर्स लगाया, इस तरीके से जैसे ये दूर होना चाहती हैं। फिर हमने दो ग्लास रोड पास पास रखी रबिंग करने के बाद, तो देखा कि ये भी क्या कर रही है, एक दूसरे से दूर होने के लिए फोर्सेस लगा रही है। तो यहां से हमें ये पता चला कि ये जो चार्ज बॉडी है ये रिपल्सिव फोर्स लगाती है। हमेशा ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशन फोर्स की तरह ये कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका मतलब ये रिपल्सिव फोर्स लगा रही है। फिर हमने क्या किया, इन 3-4 ग्लास और प्लास्टिक रोड में से एक रोड कौन सी ले ली हमने, ग्लास की, और उसको पास रख दिया दूसरी चार्ज प्लास्टिक रोड के पास। एंड देन वी सॉ दैट ये दोनों रोड आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही थी, यानी एक दूसरे के पास आने जैसा। तो अब ये तो गड़बड़ हो गई, कभी ये फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा है, कभी ये फोर्स रिपल्सिव लग रहा है। इसका मतलब ये फोर्स कुछ अलग है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इसीलिए ये भी जरूरत थी कि ये जो फोर्स है जो चार्ज की वजह से है, ये फोर्स किसी एक पार्टिकल की वजह से नहीं हो सकता, एक क्वांटिटी की वजह से नहीं हो सकता, बिकॉज ये कभी रिपल्सिव है तो नेचर में कभी अट्रैक्टिव है। इसीलिए हमें दो चार्ज क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, जिनका नाम हमने क्या दिया है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सो इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ तक हमने पढ़ा बेटा कि चार्जेस जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। तो बेटा चार्जेस दो टाइप के हमने देख लिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और हम जो बॉडीज को चार्ज कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं अभी तक, रबिंग से, राइट। अब हमने ये देखा कि कुछ चीजें जैसे ग्लास और प्लास्टिक की ही बात करें, रोड्स हमने ली, तो आपस में वो क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। तो इसका मतलब उनके ऊपर क्या है, अपोजिट चार्ज है, एक के पास पॉजिटिव है और दूसरे के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन हमने एक ही क्लॉथ के साथ, मान लीजिए सिर्फ क्लॉथ लिया, उसी के साथ हमने क्या रब किया, प्लास्टिक रोड को रब किया, और उसी के साथ हमने क्या किया, ग्लास रोड को रब किया।
स्टिल देन क्या हो रहा है कि वो प्लास्टिक और ग्लास रोड आपस में अट्रैक्ट कर रही है। भाई चार्जिंग तो उसी सिल्क क्लॉथ की रबिंग से हुई है, तो दोनों के ऊपर अपोजिट चार्जेस कैसे आ गई? तो दोनों के ऊपर एक जैसा चार्ज आना चाहिए था। तो ये डिपेंड करता है बेटा कि कौन सी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली उसको छोड़ के चले जाते हैं ताकि वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाए, और किसके उसको पकड़े रहते हैं कि वो वेट करते हैं कि सामने वाली बॉडी उसको इलेक्ट्रॉन्स दे ताकि वो क्या बन जाए? नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाए। तो हमें अगर ये पता लगाना है तो एक टेबल दी है जिससे हमें पता लगता है कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी रबिंग से या फिर नेगेटिव चार्ज होगी। यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, तो अगर आप इनको देखो तो जो सबसे ऊपर नाम लिखा है ग्लास, अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये कुछ ऐसा है कि बॉडीज पॉजिटिवली चार्ज होना पसंद करेंगी बजाय कि नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए हमने लिया ग्लास और सिल्क, अगर इन दोनों को रब करेंगे आपस में तो ग्लास कैसा बनेगा? नेगेटिवली चार्ज बनेगा, और सिल्क के ऊपर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वहीं पे अगर हम सिल्क और प्लास्टिक की बात करें तो सिल्क का इस सीरीज में नंबर कौन सा है? 4, और प्लास्टिक का नंबर है 8। तो अगर इन दोनों को रब करेंगे तो प्लास्टिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। जबकि वही सिल्क क्लॉथ है जो पहले ग्लास के केस में क्या बना था? पॉजिटिव। तो अगर इस टेबल को ध्यान से देखो तो सल्फर को अगर छोड़ दें तो प्लास्टिक हमेशा क्या होना पसंद करेगा? पॉजिटिवली चार्ज, और ग्लास हमेशा कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज। ओके, तो आप याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्लास और सिल्क या वूल के केस में ग्लास रोड को वूल के साथ रब किया गया, तो बताइए ग्लास रोड के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? तो बेटा उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज, और वूल के ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन वहीं उसी वूल के साथ अगर आपने प्लास्टिक रोड को रब कर दिया तो प्लास्टिक रोड के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और वूल के ऊपर कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। 3-4 चीजों के बारे में पूछा जाता है, ज्यादातर ग्लास के बारे में, प्लास्टिक के बारे में, वूल और सिल्क के बारे में। दैट्स इट, राइट? तो यहाँ से क्वेश्चन निकल जाएगा। फिर आते हैं हम कि जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज कर लेते हैं तो उसके बाद हमने फिर एक नई चीज देखी। वो नई चीज क्या थी कि मान लो हमने किसी ग्लास रोड को और एक जिसका हमें नाम नहीं पता ऐसी रोड को, ऐसे मटेरियल की रोड को रब करके चार्ज कर दिया, और हमने इसके पास भी वही छोटे पार्टिकल्स रखे, कागज के टुकड़े कह लीजिए, और इसके पास भी सेम। तो ये दोनों अट्रैक्ट कर रही थी, यहीं से रब करके इनको चार्ज करके लेकर आए थे, और जब इनके पास ये पार्टिकल्स रखे गए तो ये उनको क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर हमने इस रोड को पलट दिया, अब ये वाला किनारा इधर ले गए और ये इधर ले गए, तो फिर देखा दोनों के साथ ऐसा ही किया। तो हुआ क्या कि एक रोड ने तो फिर भी अट्रैक्ट कर लिए और दूसरी रोड ने फिर अट्रैक्ट नहीं किए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रोड है उनका एक किनारा जो हमने रब किया था, रबिंग से जो चार्ज हुआ था, केवल वही किनारा चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरा जो एंड है वो चार्ज नहीं हुआ है, जबकि दूसरी रोड में ऐसा हो चुका है। तो यहाँ से हमें पता चला कि दो टाइप के मटेरियल हैं। एक मटेरियल वो है जो रबिंग से पूरे के पूरे चार्ज हो जाते हैं, और एक वो है कि जितना हिस्सा रब किया है केवल वही चार्ज होगा। तो बेटा होता क्या है, दरअसल कुछ मटेरियल्स में जब हम रबिंग करके चार्ज करते हैं तो कुछ मटेरियल्स में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो पूरी बॉडी में ट्रेवल कर जाते हैं, क्योंकि ऐसे मटेरियल उन्हें अलाउ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के। तो जो अलाउ करते हैं चार्ज को फ्लो करने के, ऐसे मटेरियल्स को क्या नाम दिया जाता है? कंडक्टर्स। उन्हें क्या कहते हैं? कंडक्टर्स, यानी जो कंडक्ट करने दें, राइट? ऐसे मटेरियल जिनका सिर्फ एक हिस्सा जितना रब किया है केवल वही चार्ज हुआ है और पूरा मटेरियल अनचार्ज पड़ा है, उनका जो इलेक्ट्रॉन है, जो उनका चार्ज पार्टिकल है, वो फ्लो नहीं कर रहा, वो कंडक्ट नहीं कर रहा, तो उनका नाम क्या कहते हैं? हमें नॉन कंडक्टर्स क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। तो दो टाइप के हमारे पास मटेरियल होते हैं, एक जिनमें चार्ज फ्लो करता है पूरी बॉडी में और एक जो फ्लो नहीं करने देते, राइट? फिर उसके बाद एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, इलेक्ट्रोस्कोप जिसमें लिया गया। देखिए ये क्या था
ये चार्ज बॉडी को हमने दूसरे मेटल के पास लेके जाना था। हमें देखना था कि वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपल्सिव फोर्सेस आ रहे हैं। तो हमने ग्लास चैम्बर लिया, वैक्यूम क्रिएट किया ताकि अदर फोर्सेस हवा की वजह से या और जो डिस्टर्बेंसेस नहीं होनी चाहिए वो क्रिएट ना हो, तो वैक्यूम क्रिएट किया और इसके अंदर लाइट वेट, ताकि चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस काम करेंगे उनका सही ढंग से पता लग सके। तो सबसे लाइट वेट मेटल कौन सी? गोल्ड। तो हमने गोल्ड लीव्स ली, इसी नाम से हम इसको जानते हैं, गोल्ड लीव्स से। तो यहाँ पर 2 गोल्ड लीव्स नाम से 2 हमने पत्तियां ले ली और ऊपर एक चार्ज बॉडी से कांटेक्ट में रखी। तो इस चार्ज बॉडी से जो चार्ज है वो फ्लो करके किसके पास आया? गोल्ड लीफ के पास। तो हमने ये देखा कि दोनों लीव जो थी वो आपस में कैसे फोर्सेस लगा रही थी? रिपल्सिव। इट मींस इस चार्ज बॉडी ने दोनों ही लीव्स को कैसा चार्ज दिया होगा? सेम चार्ज। बिकॉज अगर डिफरेंट चार्ज होता तो दोनों क्या कर रही होती? अट्रैक्ट, है ना। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दोनों में सेम चार्ज है तो वो क्या करती है? आपस में रिपेल। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो दोनों को सेम चार्ज दिया तो इसलिए दोनों क्या कर रही थी? रिपेल। इसके बाद बेटा चार्जिंग जो है अब तक हमने सिर्फ रबिंग से सीखी है, बट चार्जिंग का एक और तरीका है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। वो इंडक्शन से हम कैसे चार्जिंग कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।